औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। तो पहले याद रखें स्टूडेंट्स कि स्ट्रक्चर हम कहते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चर में यानी उसके बॉडी पार्ट्स आते हैं, यानी उसकी मार्फोलॉजी, जितने उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे उसके स्ट्रक्चर में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें एक तो एक्सटर्नल है, आइज़ हैं, हैंड है, और कुछ इंटरनल है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी, याद रखें। तो उसको हम आपको पहले डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे। तो पहले आपको याद रखें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस क्या है। हमने दो तरह के सेल्स बताए थे आप लोगों को, कुछ तो प्रोकैरियोटिक थे स्टूडेंट्स, कुछ यूकैरियोटिक थे। उनके अंदर हमने कहा था कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रिमिटिव होते हैं। यानी दुनिया में पहली बार जो आए प्रोकैरियोट्स आए, फिर बाद में डेवलप होके उनसे यूकैरियोट बने। तो याद रखें यूकैरियोट्स के अंदर यानी हमने कहा ट्रू न्यूक्लियस होगा, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। जबकि जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाए जाएंगे। एक तो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, कौन से नहीं है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक इनका डिफरेंस करते हैं। और उसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को जो डिफरेंस करते हैं, उनके मुख्तलिफ यानी खुसूसियात की वजह से करते हैं। कि जैसे प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी एब्सेंट होती है मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं और वहाँ मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और इनके अंदर हम एक तो न्यूक्लियस देखा, सेकंड फिर सेल मेम्ब्रेन देखी इनके अंदर, और राइबोसोम्स देखते हैं। राइबोसोम्स आपको पता है कि इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के। और यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें जो राइबोसोम्स हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ही महदूद हैं। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अलग करते हैं। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखें। जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, और इनके अंदर मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर दोनों पाए जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। और इनका जो याद रखें, डीएनए और हिस्टोन से बन के बनते हैं यूकैरियोट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है डीएनए के ही बने हुए होते हैं। तो ये कुछ इनके दरमियान यानी डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह इनमें शामिल हैं। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स, फंजाई, प्लांटी, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। तो अभी जैसा हमने कहा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट क्या भी डिफरेंसेस आपको बता दिए, न्यूक्लियस दिखा दिया इनमें कैसा होगा, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। यूनिसेल्युलर हैं यानी एक सेल से मिलके बने हैं, प्रोकैरियोटिक है और प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ये चीज़ें हमने बता दी। और इनके अंदर डीएनए जो है कॉइल्ड होगा, सिंगल होगा, और इन न्यूक्लियस में इनक्लोज नहीं है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, पहले हमने बता दिया था डिफरेंस के अंदर। और ये ज़्यादातर याद रखें केमिकल एलिमेंट को रिसाइकिल करता है इकोसिस्टम में। बैक्टीरिया आपको पता है सेप्रोफाइटिक भी होते हैं,
यानी जो डिकम्पोज़ करके हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं। और ये रिसर्च के अंदर भी तहकीकात में इंसान ने ह्यूमन इकोसिस्टम को साफ़ करने के लिए यूज़ किया। अब इसके पहले थोड़ी डिस्कवरी की बात करते हैं, फिर हम आपको बाद में स्ट्रक्चर समझाएंगे। तो डिस्कवरी याद रखें, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है। तो पहली बार इनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखा गया और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस यूज़ किया था, इस वजह से इसका नाम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पड़ा, जिसमें 2 लेंसेस यूज़ हुए थे, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। और फिर उसके बाद तो पता है उसके अंदर यानी सब सेलुलर ऑर्गेनल्स नज़र नहीं आते थे। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर उसने सब सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नज़र आए। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पहली बार जो ऑब्ज़र्व किया बैक्टीरिया को, वो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1673 में किया। और उस वक्त उसने यानी ये जो बैक्टीरिया लाइक जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसने ऑब्ज़र्व किए थे पहली बार वहाँ पर जो है एक ड्रॉप ऑफ वाटर को जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो वहाँ उसने ये देखा कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे या मखलूक़ात थी जो वहाँ पर जो है मूव कर रहे थे उस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इससे थोड़ी उसके अंदर दिलचस्पी बढ़ी, तो उसने बाद में एक रिसर्च पेपर भी लिखा था वहाँ जो शाही यानी जो उसके अंदर एक पब्लिश किया उसने, रॉयल सोसाइटी जो लंदन में उनकी एक जो रिसर्च की टीम थी उसके अंदर उसने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और उसके अंदर उसने यानी बताया कि बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके नाम भी दिए। और नाम के साथ साथ इन्होंने यानी उनके फंक्शंस वगैरह भी बता दिए कि ये जो बैक्टीरिया है इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर किन किन यानी कामों में इसको हेल्प आउट करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोट्स का देखा हुआ है। तो आज हम यहाँ पर भी आपको जो है बैक्टीरिया दिखाएंगे, उसका स्ट्रक्चर यानी उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये एंटनी वॉन लीeuwenhoek साहब ने ये काम किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया एक तो आपको पता है स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म है। सिंपलेस्ट का मतलब ये होता है कि इनमें बाकायदा कोई ऑर्गन लेवल यानी वर्क नहीं है, जैसे हमारे या हायर जो एनिमल्स हैं इनके अंदर बाकायदा ऑर्गन्स काम करते हैं। इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस वजह से इनको हमने कहा ये सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म है। इनके अगर साइज़ की बात करें तो इनकी जो चौड़ाई है ब्रेथ जो और लेंथ, तो ब्रेथ यानी 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन ब्रेथ होती है। और लंबाई की बात करें 2 से 10 माइक्रोन। और इनको कहा जाता है पायनियर्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार यानी जो सेल आया ये यहीं थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स यहीं थे, तो ये पायनियर्स कहलाते हैं और ये यूनिसेल्यूलर थे। और याद रखें यानी ये जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर जो है कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। याद रखें कॉलोनी कब बनती है, जब एक सेल है, अब वो एक सेल जब डिवाइड होता है स्टूडेंट्स याद रखें तो वो एक से ज़्यादा मज़ीद सेल्स बनाता है। और यहीं जो एग्रीगेशन है सेल्स का इसी को हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। एक तो हमने बताया कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएगा। फिर इनके हमने बैक्टीरियल सेल के ब्रेथ की बात की, 0.2 से 2 माइक्रोन है। और ये आप देख सकते हैं एक सेल डिवाइड हुआ, 4 सेल्स बने, इसी को हम कॉलोनी कहेंगे। और फिर लेंथ इनकी 2 से 10 माइक्रोन है। पायनियर्स इसलिए कहा, पहली बार जो सेल्स दुनिया में आए यहीं थे और ये यूनिसेल्यूलर थे, इसीलिए इनको पायनियर्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम बैक्टीरिया को। और फिर हमने कहा ये स्पीशीज़ डिवाइड होती हैं। अब इसके बाद याद रखें स्टूडेंट्स, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर ये जो आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनमें फ्लैजिला होते हैं। तो इनके अंदर फ्लैजिला होंगे जो कि सबसे आगे थे हमने कहा। तो ये एक तो थिन होते हैं, अपेंडेजेस कहते हैं, जो बाहर की तरफ आई हुई हैं। और ये ओरिजिनेट करती हैं बेसल बॉडी से।
तो बेसल बॉडी से मुराद ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमारे हेयर्स हैं, हेयर्स हमारी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे से क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, निकल रहे हैं, तो वो बेसल कहा जाता है, बेस से, बुनियाद। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये झंडा है, ये जहाँ पे इसकी जो स्टिक है अटैच हो रही है और जहाँ से ऊपर, वो उसकी बेसल बॉडी कहलाएगी। तो यानी ये जो फ्लैजिला हैं, अपेंडेजेस हैं, जो कि ये अगर एक बैक्टीरिया का सेल है तो उस बैक्टीरिया के सेल के यानी बेस से ये फ्लैजिला क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और एग्ज़ाम्पल ये एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन याद रखिए फोल्डेड फॉर्म में होती है, बाद में हम इनका नाम भी देंगे। इन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, इन्वेजिनेट होती है अंदर की तरफ, इनका नाम भी देंगे। अभी आप याद रखें ये बेस कहलाएगा। ये जो सर्कुलर एक हमारे पास शेप बनाई हमने, ये बेसल बॉडी है, और इसी बेसल बॉडी से लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इसी को हम जो है फ्लैजिला कहते हैं। और इसका हम फंक्शन भी बताएंगे कि ये कुदरत ने या नेचर ने इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों रखा है। तो याद रखें ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करेगा, और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है और साइटोप्लाज्म के साथ होगा, और ये इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने बताए थे आप लोगों को, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा। और ये हेल्प करता है मोमेंट में, बोथ लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये बीट करता है, और बीट करने की वजह से में मोमेंट होती है। तो इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक ख़ास किस्म के प्रोटीन का बना हुआ था, फ्लैजिला, जिसे फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं, और ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी इसको चलने में। अब पिलाई की बात करते हैं, ये भी कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, होलो होते हैं, अंदर से खाली होंगे और फिलामेंट्स होंगे, और ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। ये देख सकते हैं अंदर से हॉलो ट्यूब लाइक है, इन्हीं को हम पिलाई कहते हैं। अभी डायग्राम भी बना के दिखाएंगे आपको। और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। और कंजुगेशन हमने बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, जिसमें एक बैक्टीरिया या 2 बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने ये जो पिलाई हैं इनके अंदर है डीएनए, तो ये जो डीएनए होता है ये इनके अंदर पाया जाता है। हर बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, और फिर यही डीएनए से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर या होलो फिलामेंटस एक अपेंडेज निकलती है, जो कि फ्लैजिला से छोटी होगी। इसी को हम पिलाई कहेंगे, और यही पिलाई यही एक दूसरे का डीएनए क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, और इसी प्रोसेस के ज़रिए जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होगी या उसके अपने जैसे नए बैक्टीरिया बनेंगे, इसी को कंजुगेशन कहते हैं। तो इनमें याद रखें, रिप्रोडक्शन के लिए बाकायदा होलो फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं, स्मॉलर देन फ्लैजिला, कंजुगेशन में हेल्प करेंगे। ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये होलो अपेंडेजेस हैं, और ये बोथ साइड्स पे भी पाए जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कैप्सूल की, और या हम बात करते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल याद रखें स्टूडेंट्स, सबसे आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। ये हम आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, और उनके पार्ट के नाम याद रखिएगा। तो इनके अंदर सेल्यूलोज एब्सेंट होता है, यानी ख़ास बात ये है प्लांट के सेल वॉल और इनके सेल वॉल में, कि प्लांट की जो सेल वॉल थी सेल्यूलोज की बनी है, इनकी जो सेल वॉल है वो अमाइनो एसिड और शुगर और काइटिन की बनी। इनको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, याद रखिएगा, जो कि कम्बिनेशन है अमाइनो एसिड और शुगर्स की। पेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन्स को, यानी बहुत सारे प्रोटीन मिलके, और ग्लाइकेन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी तो बहुत सारे, यानी लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट की 2 चेन्स होंगी, 3-4 चेन्स, और उनके दरमियान अमाइनो एसिड होंगे, तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। और यही पेप्टाइडोग्लाइकेन से जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की, वही बन जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट सेल वॉल में क्या डिफरेंस है।
इनके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स या एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे डीएनए के अंदर था न्यूक्लिक एसिड, इनमें टिकोइक एसिड होगा, लिपोप्रोटीन्स और लिपोसेक्राइड्स यानी इनमें पाए जाते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपो यानी लिपिड्स हैं, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमने आपको समझाए थे कि दो मॉलिक्यूल जब मिले, जैसे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे लिपोपॉलीसेक्राइड। तो ये सेल वॉल में आपने कम्बिनेशन याद रखनी है, कंपोजिशन याद रखनी है। तो ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बता दिए। फ्लैजिला क्या होते हैं, पिलाई क्या है, कैप्सूल और सेल वॉल क्या है। कुछ बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है सब में सेल वॉल हो, कुछ में नहीं होता, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया, इनके अंदर पेप्टाइड्स टू ग्लाइकेन नहीं होता, याद रखें। तो सेल वॉल भी कुछ में नहीं होगा, कुछ में पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसे आर्कियोबैक्टीरिया इनमें नहीं पाया जाएगा। और इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल ने सराउंड किया हुआ है, सबसे बाहर सेल वॉल है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये देखें शेप ऑफ बैक्टीरिया को मेंटेन करते हैं। यू बैक्टीरिया जैसे हेट्रोबैक्टीरिया है, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी और ये रिजिड होता है, सेल वॉल शेप मेंटेन और प्रोटेक्ट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक तो पता है आपको कि पानी का जो प्रेशर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो आ रहा है वो उसको ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं, ब्रेक डाउन को। तो अगर पानी के प्रेशर से सेल वॉल फट जाए तो वो कहता है, तो इसको यानी फटने से भी बचाएगा, ब्रेक डाउन से भी सेल वॉल को पानी के प्रेशर से। तो ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है सेल वॉल का। तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि फ्लैजिला क्या थे, इनका क्या फंक्शन था, कौन सी प्रोटीन के बने, पिलाई क्या थे, उनकी डेफिनेशन और किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ये याद रखें। इसी तरह सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल वॉल और बैक्टीरिया सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर कौन से प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किन में सेल वॉल नहीं होती, किन में पाई जाती है, और सेल वॉल के फंक्शंस याद रखेंगे। तो एक हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साइटोप्लाज्म को देख के हमने दो तरह के यानी हमने बैक्टीरिया बनाए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनके अंदर ये देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के ऊपर यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के प्रोटीन हैं, फैटी एसिड्स हैं, जो ब्लैक बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फैटी एसिड्स हैं। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं फिर ये सेल वॉल का इलाका है, और ये जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यानी मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिले तो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाया, इसको पेप्टोग्लाइकेन सेल वॉल है इसकी। ये टिकोइक एसिड है, नीचे आप देख सकते हैं ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टिकोइक एसिड पाया जाता है इसमें इनर मेम्ब्रेन में, जबकि जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है ये। और हमने कहा था जब भी ऑस्मोटिक लाइसिस से इसको प्रिवेंट करती है। ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल है। तो यानी ये ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादातर क्या होगा, टिकोइक एसिड है या पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव में कम होगी इसके अमाउंट यानी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये अमाउंट आपने याद रखनी है कि सेल वॉल किसके बने हुए हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस कंपोजिशन को कितनी कंपोजिशन है केमिकल्स की। माज़रत मेरे थोड़े गले में यानी खांसी की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपने डिफरेंसेस स्टूडेंट्स याद रखने हैं, जो कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझने में हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। और ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। अभी तक हमने कितने पार्ट्स बताया आपको, फ्लैजिला, पिलाई, सेल वॉल, और ये आपने याद रखने हैं इनके डिफरेंसेस। और ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर जो ये सेल वॉल है जो ब्लू से हमने शो किया है, ये आपने याद रखना है। बातें कैप्सूल के बारे में बताते हैं,
तो कैप्सूल असल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी है और ये कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है, एक स्लाइम कैप्सूल। और याद रखें ये उन बैक्टीरिया में पाई जाएगी जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। हर यानी बैक्टीरिया में ये कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये क्यों होता है याद रखें, जाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया बीमारियां भी फैलाते हैं। तो जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो अक्सर देखा होगा एंटीबायोटिक यानी वो असर नहीं करती। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है उसके अंदर है प्रोटेक्शन, यानी वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती, वो रेजिस्टेंट होती है उससे। तो फिर हम हाई एंटीबायोटिक देते हैं जो इस पे असर कर जाती है। तो कैप्सूल असल में उन बैक्टीरियाज़ में होगी जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, प्रोटेक्टिव शील्ड है। और ये क्या करती है, कैप्सूल बीमारी फैलाती है ज़्यादातर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये सेल वॉल और उसके सबसे बाहर ये कैप्सूल है जो कि आपको पर्पल कलर से दिखाया है हमने। तो ये कैप्सूल है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये सेल वॉल के अंदर होगी और उसमें कुछ जगहों पे पोर्स होंगे जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंट होगी। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। इट एक्ट एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके सेल मेम्ब्रेन में याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगे? तो याद रखें तो यहीं जो सेल मेम्ब्रेन है इनके अंदर रेस्पिरेटरी आर्गन का काम करेगा। फिर हमने कहा था सेल के अंदर ये आप देखें अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस थी, इनफोल्ड्स थे। और इस सेल मेम्ब्रेन के इनियल फोल्ड्स को हम मेसोसोम कहते हैं जो कि अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ मुड़े हुए हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा और ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का रेस्पिरेशन हमने बता दिया था आपको क्या है। तो ये मेसोसोम्स भी आपको दिखा दिए। उसके बाद ये इन्वेजिनेशंस अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स हैं, ये देख सकते हैं, इसी को हमने मेसोसोम कहा। और ये मुख्तलिफ़ शक्लों में वेजिकल थैलीनुमा भी हो सकते हैं, ट्यूब शेप भी हो सकते हैं मेसोसोम और लेमिला लाइक। ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, सेल को डिवाइड और रेस्पिरेशन में, और एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स ताकि स्पीड अप हो जाए रिएक्शन। तो ये बहुत मल्टी फंक्शनल है। तो मेसोसोम को अगर निकाल दें तो ना डीएनए रेप्लिकेट होगा, ना सेल डिवीज़न होगा, ना रेस्पिरेशन होगा, ना एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम होगा। तो इसलिए देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट ये रेस्पिरेशन हमने बताया था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, और उससे जो एनर्जी लिबरेट होगी एटीपी की फॉर्म में वो रेस्पिरेटरी एनर्जी कहलाएगी। तो अगर हम क्या कर दें माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के जिस स्ट्रक्चर में डाल देंगे तो वहाँ पर ये रेस्पिरेशन का काम करेंगे, वहाँ पे एटीपी जनरेट करेंगे और इसी एटीपी को बाद में क्या करेगा पूरा ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये यूज़ करेगा। ये अंदर सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स स्टूडेंट्स, इन्हीं को हमने मेसोसोम कहा जो कि सेल डिवीज़न में, डीएनए रेप्लिकेशन में और बाकी एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स में काम करेंगे। तो इस वजह से मेसोसोम्स की बहुत ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स के आपने फंक्शंस याद रखने हैं, उनके डेफिनेशंस याद रखनी है जो कि आपको हेल्पफुल होगी अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी इसी के स्ट्रक्चर में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये भी आपने याद रखना है, मेसोसोम्स भी आपने याद रखने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, ये तो देखिए तमाम सेल्स में होगा, ग्रेन्युलर होगा, दाने दाने डॉट डॉट शेप्ड होंगे और स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, लेकिन ये वैक्यूल्स डिफ़र करेंगे प्लांट वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल से। ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, जाहिर सी बात है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में सामान होता है, ऑर्गेनल्स। तो ये सारे ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाएंगे, मगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था दीज आर प्रोकैरियोटिक,
इस वजह से मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी। न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, और हमने कहा था इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस क्या है, एब्सेंट है। ये ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनमें नहीं पाए जाते, जब भी इनको हमने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैविंग नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सिर्फ इसमें डीएनए होगा और सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके अंदर जो डेंस शेप कोई स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमेटिन कहेंगे या क्रोमोसोम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, और ये हिस्टोन्स के बने हुए होंगे, हिस्टोन ख़ास किस्म के। फिर प्लाज्मिड भी स्ट्रक्चर में आता है, तो ये सर्कुलर होता है, याद रखें आप कभी भी प्लाज्मिड। आखिर में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे छोटी सी, जिसमें आपको हम बताएंगे कि प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आपने ज़रूर देखना है। ये सर्कुलर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है। तो यानी ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है, यानी उसके अपने क्रोमोसोम या डीएनए के अलावा एक होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेट होगा। मगर एक ख़ास बात इसकी ये है कि ये ग्रोथ से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है, या न मेटाबॉलिकली ये कोई रिएक्शन करेगा। प्लाज्मिड्स आपने ज़्यादातर पढ़े होंगे, हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। वेक्टर हमने कहा था कि कैरियर भी कहते हैं, कि जैसे कोई अगर एक बैक्टीरिया का सेल है तो उसको एक ख़ास प्लाज्मिड को ख़ास जगह से काट के किसी दूसरे यानी जीन को हम अटैच करते हैं, तो इसमें एबिलिटी होती है कॉपी बनाने की। ग्रो तो नहीं करेगा ना, रिएक्शन करेगा, बल्कि ये कॉपीज़ बनाएगा, यानी जो भी जीन हम इसमें डाल देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो उसकी क्या करता है, कॉपीज़ बनाता है। अभी जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन है हम, तो ये भी इसी तरह कर रहे हैं कि प्लाज्मिड को एक ख़ास जगह से काट देते हैं बैक्टीरिया के ख़ास किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ज़रिए, और फिर वहाँ क्या करते हैं, उसकी जगह में हम जो जीन हमें हासिल करना है वो डाल देंगे। जैसे इंसुलिन का जीन उसमें डाल देंगे तो अब वो क्या करेगा, अंदर इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। तो ये याद रखें, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो कि किस में पाया जाता है, आपके बैक्टीरिया के सेल में, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, यानी एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करती हैं इसके ऊपर, और इसी वजह से यानी इसके अंदर एक वो है कि ये रेप्लिकेशन ये कर सकता है, डीएनए की कॉपीज़ बनाता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने आपको डिफ़ाइन किया, सबसे पहले फ्लैजिला के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसका फंक्शन बताया, फिर उसके बाद हमने सेल वॉल बताया क्या चीज़ होती है, सेल वॉल के बाद पिलाई बताए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके बाद प्लाज्मिड के बारे में, न्यूक्लियोइड, मेसोसोम्स। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। उसका स्ट्रक्चर देख लिया, साइज़ देख लिया, ये कैप्सूल है, और ये कैप्सूल बताया उनमें होगा जो डिज़ीज़ काजिंग होंगे, पैथोजेनिक। सेल वॉल होगी उसके अंदर, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है, फ्लैजिला है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोइड है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। तो अभी एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जो आपने देखनी है ताकि वो समझने में आसान। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं एक वीडियो भी आप लोगों को अपलोड करूँगा जो कि आपको हेल्पफुल होगी समझने में। तो आप इसी के अंदर यानी मेरे वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपको हेल्प हो। थैंक यू।